सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों का यहाँ पर मॉक टेस्ट होने जा रहा है। इन 50 प्रश्नों में साथियों आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 22 से 23 प्रश्नों का होना चाहिए। तो साथियों, इस क्लास से आपको कई सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया अगर आपसे पूछे तो 1 जुलाई 1955 को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। तो बात करें जो एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था। तो साथियों, कब पारित हुआ था इस बात का जवाब आपको देना है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 21 नवंबर 2011 को ये पारित किया गया था। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या था। तो उसका नाम साथियों क्या था, डी मंत्रा था। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों को निशुल्क मकान प्रदान करना, बिल्कुल गलत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निशुल्क आवास देना, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, नहीं। भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना, बिल्कुल सही। भारत को कच्ची बस्ती मुक्त कराना, ये इसका उद्देश्य था राजीव आवास योजना का। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताना है राइट आंसर कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बरेली है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, या मिर्जापुर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो बरेली के साथ चला जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध वो है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई। देखिए बात करें जिसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सीमेंट उद्योग के लिए नहीं, बीड़ी उद्योग के लिए नहीं है। चुनार की अगर बात करें तो साथी ये पत्थर और चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गन्ने अगर बात करें तो ये यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो है आपको बताना है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, नहीं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, नहीं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, बिल्कुल सही भाई। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो जीवाणुओं को किया जाता है, बिल्कुल। कवक को भी किया जाता है, पुष्पीय पादपों को भी किया जाता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या होता है। पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना, संगठित अपराधियों पर छापा, नैतिक मूल्य का निर्माण, आधुनिकता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो पुलिस नागरिक के बीच समन्वय स्थापित करना, यह सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य होता है। अब उसके बाद देखिए कि भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ की अगर बात करें तो साथियों ये पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
उसके बाद देखिए कि जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जीएसटी की अगर बात करें साथियों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य जो था उसका नाम था साथियों असम। इस प्रकार आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जो लोग भी बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर को। तो बात करें विश्व ओजोन दिवस की तो साथियों ये तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आयरलैंड की राजधानी आपको बताना है और मुद्रा आपको बताना है। तो यहाँ पर आयरलैंड की राजधानी क्या होती है साथियों, डबलिन होती है। मुद्रा की बात करें तो यूरो होती है। तो डबलिन और यूरो कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, करो या मरो का मंत्र दिया गया, तो ये कौन से आंदोलन के तहत दिया गया था, कौन से आंदोलन के समय दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, क्या 1875 में की गई थी, बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, क्या 1892 में की गई थी, तो बिल्कुल गलत भाई। 1892 में नहीं की गई थी बल्कि 1897 में की गई थी। उसके बाद बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। तो पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा, बी वाला सुमेलित नहीं होगा, नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, तो नवरत्न साथियों किसके दरबार में थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करते हैं साथियों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन या महाभिनिष्क्रमण, बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। देखिए भाई, तो सबसे पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था जो कि सारनाथ में दिया था, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था तो इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिए कि सांची की स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, अशोक के द्वारा या कनिष्क के द्वारा। तो बात करते हैं अगर सांची की स्तूप का निर्माण, तो अशोक के द्वारा सांची की स्तूप का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, आपको बताना है, बताइए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, कव्वाली के जनक कहे जाने वाले, सितार के जनक कहे जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म कब होता है, 1253 में होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के कासगंज एटा में इनका जन्म होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, तो दर्रे आपके सामने है और कहां पर है वो आपको स्थान बताना है, एक कोई गलत है उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। लेकिन बात करें क्या बोमडीला दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए राइट आंसर कि अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ पर होती है, गारो खासी और जयंतियों की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर या मालवा के पठार में। तो बात करें साथियों अक्टूबर नवंबर में महीने में भारी वर्षा कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है। तो साथियों कौन सा है सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो वो सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक भी कर देंगे।
तो लाइक करके भाई शेयर कर दीजिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले कौन से वो दो देश हैं, उन दो देशों के नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो कौन सा वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल, ठीक है, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपको नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 7 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। तो वो स्थिति साथियों क्या कहला दी जाती है, मुद्रास्फीति, रिलेशन या आपका एमोटाइजेशन। तो उसको क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाए और कीमतें उसकी बढ़ जाए। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई है वो 1966-67 में हुई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, और जो लोग भी सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आय में, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो कौन से क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, बताइए। तो बात करें राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो तृतीय क्षेत्र का रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है साथियों वो लोकसभा में लाया जाता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि संशोधन जो किया जाता है वो केवल और केवल संसद के द्वारा किया जाता है, और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो वो अनुच्छेद साथियों आपको बताना है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कि वो बंदा लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो मत नहीं दे सकता है। तो साथियों उसका नाम आपको बताना है, वो कौन होता है वो आपको बताना है। तो महान्यायवादी कहते हैं उसको, महाधिवक्ता कहते हैं, विपक्ष का नेता होता है या राज्यसभा का सभापति होता है। तो वो साथियों कौन होता है, महान्यायवादी होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी जो होते हैं वो लोकसभा की कार्यवाहियों में तो भाग तो ले लेते हैं लेकिन मत देने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाना चाहिए, मेजर ध्यानचंद के साथ आपका राइट आंसर जाना चाहिए। तो गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। अब उसके बाद देखिए कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्त पेशीय ऊतक है, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रक्त एक साथियों संयोजी ऊतक है, इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर साथियों 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव यानी कि हरित क्रांति पर ज्यादा असर डालता है। तो हरित क्रांति पर ज्यादा असर डालता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कि धूम कोहरा स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव्य है, उसका नाम आपको बताना है, क्या कह सकते हैं उसको। तो धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला जो शक्तिशाली द्रव होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बा से बुक्सा होता है, बा से बिजनौर होता है। तो बुक्सा जनजाति की अगर बात करें तो ये साथियों कहाँ पाई जाती है, ये बिजनौर में पाई जाती है। राइट आंसर जिनका भी बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो तो चित्रकूट में
स्थापित किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई। अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो अभी आपने देखा यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी का पहला पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो आगरा में है। ये दोनों बातें दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास जो किया था वो असित कुमार ने किया था। पूरा नाम था असित कुमार हलदार। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक साथियों कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बुंदेलखंड का है, अवध का है, पूर्वांचल का है या रोहिलखंड का है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का, बुंदेलखंड का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए लोक नृत्य आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ राज्यों के मैं आपको लोक नृत्य बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना है उन सभी लोक नृत्य पर। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के दो लोक नृत्य आपको ध्यान रखना है, एक तो झूमर लोक नृत्य और गणगौर लोक नृत्य। ये दो लोक नृत्य कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक तो लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ये दो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों अरुणाचल प्रदेश की, तो एक तो मुखौटा नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे और उसके अलावा आपको युद्ध नृत्य याद रखना है। ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। मिजोरम की अगर बात करें तो चेरोकॉन लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम में किया जाता है। अगर बात करें साथियों जम्मू कश्मीर की, तो रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। उसके अलावा बात करें दांडी नाच जो है कहाँ का, ये भी जम्मू कश्मीर का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कजरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। झूला है, रासलीला है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अब उसके बाद बात करें साथियों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली है और उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि डंडा नाच है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पांडवानी छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें साथियों तो घंटा मर्दाला जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये सारे लोक नृत्य आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पाइका की बात करें, छऊ और पाइका ये दोनों लोक नृत्य झारखंड के हैं। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली है, कुमायूं है, ये दो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतने लोक नृत्य के नाम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे उम्मीद करता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। कौन सी शैली थी, कि मिर्जापुर शैली थी, मथुरा शैली थी, बुंदेली शैली थी या मुगल शैली थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की जो चित्रकला शैली थी वो तो मुगल शैली थी। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला नंबर देखिए कि थाने का भारसाहब अधिकारी कौन होता है। भारसाधक अधिकारी उप निरीक्षक होते हैं, सहायक उप निरीक्षक होंगे, सर्किल इंस्पेक्टर होंगे या इंस्पेक्टर होंगे। थाने के आपसे पूछा जा रहा है पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी कौन होते हैं। तो जो उप निरीक्षक होते हैं साथियों वो कौन कहलाते हैं, वही तो थाने के भारसाधक अधिकारी कहलाते हैं। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर अटैचमेंट कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं या आईपी एड्रेस कहते हैं। इसका जवाब आपको देना है। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। देखिए ईमेल खाते में जो स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, हाइपर लिंक की अगर हम लोग बात करें तो आप कभी कभी देखते होंगे कुछ नीले वर्ड्स में कुछ लिंक दे कि उन पर क्लिक करो तो कहीं और पहुंच जाता है बंदा। तो हाइपर लिंक्स उनको कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ठीक। ईमेल से अगर कोई पीडीएफ में भेजना है या कुछ भी भेजना है तो अटैचमेंट के द्वारा साथियों भेजा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिक अनुक्रमण का सबसे पहला अध्ययन किया था ओडम ने, कैलिमेंट्स ने किया था, हुल्ट ने किया था या किंग ने किया था। साथियों किसने किया था, इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। तो हुल्ट का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बात करें अगर अनुच्छेद 279 के ए की, तो इसके तहत जो है वो संविधान का साथियों इसके तहत जो है वो जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी के बारे में आपको बता चुका हूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म हो जाएगी वस्तु और सेवा कर हिंदी में। बात करें इसको लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई को इसको लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। इसलिए 1 जुलाई को साथियों जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।